दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार लक्ष्य जी के क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया हमारा चल रहा था और उसमें जो पिछला टॉपिक हमने किया था वो था ब्रिटिश का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। और उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। और उसमें हमने विभिन्न चरण देखे थे कि अलग अलग चरणों में उनके अलग अलग उद्देश्य थे और अलग अलग नीतियों से उन्होंने भारत का शोषण किया, भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का काम किया। और दूसरा उसमें हमने देखा था कि अब इस अर्थव्यवस्था के क्या प्रभाव पड़ेंगे, हम इस विषय पर बातचीत करेंगे कि इन चरणों से जिस तरीके से और उन नीतियों के द्वारा जिस तरीके से उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई उसका भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। और इसे आज हम देखेंगे और इसी के तहत आज हम जो सबसे पहला काम करेंगे वो है कृषि, कि कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। कृषि विभिन्न चरणों के प्रभाव, टॉपिक का नाम है विभिन्न चरणों के प्रभाव, इसे हम देखेंगे। और इसमें जो सबसे पहला चीज है वो है कृषि, कि कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। क्लास स्टार्ट करने से पहले फिर मैं बता देता हूं कि ये जो क्लास है ये यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, स्पेशली फॉर एचसीएस के लिए, ठीक है, और यूजीसी के लिए, एसएससी के लिए एंड अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण क्लास है। अच्छा, ये जो टॉपिक है इसमें एसएससी में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, पीसीएस का ये फेवरेट टॉपिक माना जाता है। और ये जो टॉपिक है ये एज जीएस एज वेल एज सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू, जीएस एज वेल एज सब्जेक्ट, इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यानी कि जिसका यूपीएससी में या जो पीसीएस है उसमें अगर किसी ने हिस्ट्री ऑप्शनल ले रखा है तो उस हिसाब से ये जो टॉपिक है ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक बैठता है। और दूसरा ये जो है ये प्री प्लस मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्री प्लस मेंस इन दोनों के हिसाब से ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आज हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले फिर मैं कहता हूं कि आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर हमें मोटिवेशनल देता है। तो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आता है और ये मतलब विषय पसंद है, टॉपिक पसंद है, मैं पसंद हूँ, लक्ष्य जी के क्लासेस पे जो जीके करवाई जा रही है वो पसंद है, तो कम से कम इसे एटलीस्ट 4 एजुकेशनल ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, ये हमें मोटिवेशन देगा। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कृषि, देखिए ब्रिटिश सर्स का जो सबसे बड़ा इनकम सोर्स था वो था भू राजस्व व्यवस्था, यानी कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, वो ब्रिटिशर्स का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम था। यहाँ से सबसे ज़्यादा आमदनी होती थी। तो कृषि जो है भू राजस्व व्यवस्था यानी कि जो लैंड रेवेन्यू था वो मिलता किससे थे? कृषि से मिलता था, क्योंकि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश रहा है। उस समय पर 80% से अधिक लोग गांवों में निवास करते थे और जिनका मुख्य पेशा कृषि होता था। आज भी हमारा मुख्य पेशा कृषि है, ठीक है, कृषि पर सबसे ज्यादा है। अब भैया आपने देखा होगा कि कोरोना के दौरान अगर किसी सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर ने ही इस अर्थव्यवस्था को खड़े रखने में मदद की है, ठीक है। तो उस समय पर भी 80% लोग गांव में निवास करते थे और कृषि जो है उनका प्रमुख उद्योग धंधा, मतलब प्रमुख कार्य था, ठीक है। तो भू राजस्व व्यवस्था, इसीलिए इसी कारण से जो भू राजस्व व्यवस्था है, भू राजस्व ब्रिटिश का या अंग्रेजों की आय का मुख्य स्रोत माना जाता था। मुख्य स्रोत कहा जाता था। और इसी भू राजस्व व्यवस्था को यानी कि इस भू राजस्व को ग्रहण करने के लिए अलग अलग जगह पर विभिन्न क्षेत्रीय भिन्नताओं को देखते हुए अलग अलग जगह पर अलग अलग बंदोबस्त किए गए, अलग अलग तरीके अपनाए गए भू राजस्व को कलेक्ट करने के लिए, अलग अलग बंदोबस्त किए गए, ठीक है। तो इसमें मुख्यतः 3 बंदोबस्तों की हम चर्चा करेंगे और वो 3 बंदोबस्त है, जैसे कि पहला है स्थायी बंदोबस्त।
जिसे हम जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, यह स्थायी बंदोबस्त। दूसरा है महालवाड़ी, रैयतवाड़ी। और तीसरा है महालवाड़ी। और इस स्थायी बंदोबस्त का एक और नाम है जमींदारी व्यवस्था। तो ये तीन व्यवस्थाएं हैं, एक स्थायी बंदोबस्त जिसे जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, रैयतवाड़ी, और तीसरा है महालवाड़ी। तो ये तीन बंदोबस्त है जिसके तहत हम काम करते हैं। अब बात आ जाती है कि ये किस प्रकार से, क्या इसकी पृष्ठभूमि है, क्या कौन इसमें मालिक था, कितनी भू राजस्व व्यवस्था थी, किसने इसको लागू किया, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो इसी क्रमांक में पहले हम बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त की, जिसको हमने जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना है। स्थायी बंदोबस्त, इसका एक और नाम है इस्तमरारी। और जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था। अब बात आ जाती है इसकी पृष्ठभूमि क्या है। पृष्ठभूमि क्या है, हमने पिछली बार देखा था कि 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, और इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत होती है, और इसी द्वैध शासन का जो परिणाम होता है वो दो होता है कि दो प्रकार से व्यवस्थाएं विभाजित की जाती है। एक तो निजामती अधिकार या और एक दीवानी अधिकार, जिसको हमने कहा था कि दीवानी अधिकार तो अंग्रेजों के पास रहे, जबकि लॉ एंड रेवेन्यू से जो संबंधित विषय है, फौजदारी जो विषय है, वो भारतीय शासकों को दिया गया। या फिर मैंने उसमें आपको बताया था कि जो आपके मतलब अधिकार हैं वो अंग्रेजों के पास रहे, जबकि कर्तव्य दे दिए गए भारतीय राजाओं को। यानी कि सीधी सी बात है कि जो पूंजी कमाने का साधन है वो अंग्रेजों के पास था। तो इसी तहत बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त हुए और कुछ नायब दीवान नियुक्त किए गए बंगाल के भागों में, जब इन्होंने बंगाल को जीत लिया। ठीक है, तो यहाँ से लैंड रेवेन्यू के लिए इन्होंने नायब दीवान नियुक्त किए और यहाँ से इनको रेवेन्यू मिलता था। ठीक है जी, तो पहली व्यवस्था ये थी। तो 1765 में बंगाल में द्वैध शासन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को दीवानी अधिकार प्राप्त हुए। बंगाल में तो बंगाल में नायब दीवान के पद की नियुक्ति की गई, जो भू राजस्व इकट्ठा करता था और वो अंग्रेजों को देता था। अब इसी क्रम में जो सबसे पहला नाम आता है बंगाल, और दूसरा जैसे कि बिहार। बिहार में जो नायब दीवान नियुक्त किए गए वो थे राजा सिताब राय। और जबकि बंगाल में मोहम्मद रजा खां को नायब दीवान नियुक्त किया गया। तो यहां से व्यवस्था शुरू होती है कि
मतलब भू राजस्व व्यवस्था शुरू में कैसे ली जाती थी? नायब दीवानों के माध्यम से ली जाती थी, क्योंकि अंग्रेजों को दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे। और इसी क्रम में बंगाल में मोहम्मद रजा खां को नायब दीवान नियुक्त किया गया और बिहार में राजा सिताब राय को नायब दीवान नियुक्त किया गया। अब उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1782 से लेके 1784 तक होते हैं। और ये भू राजस्व व्यवस्था के लिए एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन करते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन करते हैं, ठीक है जी। तो वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 1784 में और भू राजस्व व्यवस्था के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन करते हैं कि इसके तहत, और ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा ये गवर्नर जनरल के अधीन होगा और इस तरीके से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के थ्रू भू राजस्व व्यवस्था को कलेक्ट किया जाएगा। इसी क्रम में बाद में ये क्या करते हैं कि नीलामी कर, जमीन की नीलामी कर ठेके पर व्यवस्था, नीलामी कर जमीन को ठेके पर देने की व्यवस्था करते हैं। देने की व्यवस्था को ये करते हैं। शुरू में जो ये व्यवस्था थी ये पंचवर्षीय थी, यानी कि 5 वर्षों के लिए ठेका दिया जाता था। पंचवर्षीय थी, बाद में इसे 1 वर्षीय कर दिया है, यानी कि 1 वर्षीय। और ये किया कब गया था? ये 1777 में किया गया था कि बाद में ये शुरू में पंचवर्षीय थी, बाद में इसे 1 वर्षीय कर दिया गया। 1777 में इस व्यवस्था को किया गया था और इस तरीके से ये व्यवस्थाएं चल रही थी। इसी बीच में वॉरेन हेस्टिंग्स ने भू राजस्व व्यवस्था के लिए एक और कमीशन का गठन किया जिसका नाम था अमीनी कमीशन। और ये जो अमीनी कमीशन था ये 1776 में गठित किया गया। अमीनी कमीशन का गठन किया गया। तो इस प्रकार से भू राजस्व व्यवस्था के लिए अलग अलग चीजें चल रही थी कि किस तरीके से भू राजस्व व्यवस्था की जाए। अब इसी क्रम में स्थायी बंदोबस्त की बात आती है कि स्थायी बंदोबस्त किस प्रकार से लागू हुआ, क्या किसने इसका पहले विचार दिया था और क्या कुछ इसका स्वरूप था, इस चीज के लिए भी बात की गई। तो स्थायी बंदोबस्त का पहला विचार, जिसको हमने जमींदारी व्यवस्था भी कहा, इस्तेमारी व्यवस्था भी कहा, का पहला विचार फिलिप ने दिया था, जो कि वायसराय की कार्यकारिणी के ही एक सदस्य थे। तो उन्होंने इस बारे में सबसे पहले विचार दिया कि स्थायी बंदोबस्त का पहला विचार फिलिप ने दिया और जो कि वायसराय की कार्यकारिणी के एक सदस्य थे। ये चीज इन्होंने की। उसके पश्चात अब स्थायी बंदोबस्त का स्वरूप क्या हो, इसको लेकर 2 मत थे, जिनमें एक मत था ग्रांट महोदय का कि वो क्या कहना चाह रहे थे, और एक मत था शोर महोदय का। इनके पूरे नाम थे जेम्स ग्रांट और दूसरे थे जेन शोर। इन लोगों को लेकर एक मत, दोनों के अलग अलग मत थे। किसको वॉरेन हेस्टिंग्स ने माना, इसकी चर्चा हम करते हैं। स्वरूप को लेकर विवाद, जेम्स ग्रांट और जॉन शोर। जेम्स ग्रांट कहते थे कि सरकार को भूस्वामी होना चाहिए, को जमीन का भूस्वामी यानी मालिक होना चाहिए।
जेम्स ग्रांट का मानना था कि सरकार को जमीन का भूस्वामी होना चाहिए, जबकि जॉन शोर कहते थे कि जमींदार को भूस्वामी होना चाहिए, कि जमींदार को इसका भूस्वामी होना चाहिए। और इसी बात को लेकर विवाद था, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसका समर्थन किया, इस मत का समर्थन किया। तो इससे फायदा क्या हुआ, मतलब जमींदार वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसका समर्थन किया था, और इस प्रकार से 1790 में यह व्यवस्था 10 वर्षों के लिए लागू कर दी गई। तब 10 वर्षों के लिए लागू की गई थी। लागू, लेकिन 1793 में इसे स्थायी कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये पृष्ठभूमि थी स्थायी बंदोबस्त की और जमींदारी व्यवस्था की, और इस प्रकार से जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त अपने स्वरूप में आता है। और ये कहाँ लागू की गई, कौन इसका वो था, तो ये सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अब हम जो भी चीज़ करेंगे, बेशक स्थायी बंदोबस्त हो, महालवाड़ी व्यवस्था हो या रैयतवाड़ी व्यवस्था हो, इसको हम कंपैरेटिव वे से काम करेंगे, कि कंपैरेटिव वे से स्टडी करेंगे। मैंने कहा था कि कंपैरेटिव स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी फॉर द बेटर थिंग्स, ठीक है, कि आपको सीखने के लिए सबसे बेहतरीन स्टडी कंपैरेटिव स्टडी होती है। तो इसको हम कंपैरेटिव वे से करते जाएंगे। देखिए, इसको हमने कंपैरेटिव स्टडी करने, हालांकि ये बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ गया है, तो अभी और भी चीज़ें इसमें बताएंगे। तो आप जब अपनी कॉपी में बनाएं तो 2 पेज जो सुई वाले होते हैं उनको जुड़ाव करके फिर बनाइएगा। हमने क्या देखना है, कौन सी व्यवस्था है, किस प्रकार की व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि पहली व्यवस्था हम स्थायी बंदोबस्त की बात करेंगे। दूसरा, क्या कारण थे कि स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, कि कुछ सोच के ही इन्होंने ये स्थायी बंदोबस्त की बात की होगी, ठीक है। तीसरी जो चीज़ है वो है स्वरूप, कि स्थायी बंदोबस्त का स्वरूप क्या था, ठीक है, किसको इसका बेनिफिट मिला, मतलब कि कौन इसका मालिक था। तीसरी चीज, किस वर्ष में ये लागू की गई। उसके अलावा लागू करता, कि कौन इसका लागू करता था, कहां पर ये लागू की गई, क्षेत्र कौन सा था जहां पे ये लागू की गई थी। उसके अलावा भू राजस्व की दर, कि भू राजस्व की दर क्या थी। उसके बाद भी हम और करेंगे, पहले इसको देखते हैं। देखिए, इसी क्रम में जो सबसे पहला है वो है स्थायी बंदोबस्त। दूसरा, इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। इस्तमरारी व्यवस्था भी इसे कहा जाता है। अब क्या कारण थे कि स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया। और स्थायी बंदोबस्त के, देखिए, स्थायी बंदोबस्त को लागू करने के पीछे बहुत सारे कारण थे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण थे, 3 कारण सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं। स्थायी बंदोबस्त को लागू करके अंग्रेज एक प्रकार से निश्चित हो जाते थे कि कोई भू राजस्व का एक स्थायी स्रोत बन चुका था, यानी कि आमदनी का एक स्थायी स्रोत बना। आमदनी का स्थायी स्रोत एक चीज। दूसरी जो चीज है, पहला है आमदनी का स्थायी स्रोत बना था, स्थायी बंदोबस्त कहा जा सकता है, जमींदारी व्यवस्था है ये। दूसरी चीज जो है, भू राजस्व को ग्रहण करने की, भू राजस्व को कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी थी, जमींदार की थी इसमें, कि जमींदार भू राजस्व कलेक्ट करके देगा। तो यानी कि वेतन, जो भू राजस्व वसूली का खर्च था वो बच गया। तीसरी चीज, जब आप जमींदार को मालिक बना रहे हैं, तो यानी कि जमींदार को अपना एक तरीके से आपने उसके ऊपर उपकार किया है,
ठीक है, और उपकार के बदले में तो वो बगावत नहीं करेगा, एक कारण तो ये है। तो सीधी सी बात है, जमींदार के रूप में उसको एक सामाजिक वर्ग का समर्थन मिल गया। का समर्थन उसे प्राप्त हुआ। यानी कि ये लोग मानते थे कि अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, अंग्रेज जो करते हैं वो वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो आमदनी का स्थायी स्रोत हुआ। दूसरा, भू राजस्व वसूली का खर्च बच गया। तीसरा, जमींदार के रूप में एक सामाजिक वर्ग का समर्थन इन्हें मिला। ठीक है, ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है। स्वरूप क्या था? तो स्वरूप मैंने अभी बताया कि इसमें जो मालिक होगा वो जमींदार होगा। जमींदार को जमीन का मालिक बनाया गया। माना गया, परंतु ऐसा नहीं था कि वो परमानेंट मालिक है, उसके ऊपर भी कुछ नियंत्रण थे, कुछ सीमाएं थी। जैसे कि इसी कर में जो सबसे महत्वपूर्ण सीमा थी, वो जमीन का मालिक तब तक है जब तक वो नियत समय पर भू राजस्व जमा करता है। ठीक है, जमींदार को जमीन का मालिक माना गया, परंतु वह तब तक मालिक था जब तक वह नियत समय पर भू राजस्व जमा करता रहे। ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उसके अलावा इसे 1793 में लागू किया गया था। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे लागू किया। लागूकर्ता कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसको लागू करता थे। उसके अलावा इसे 19% क्षेत्र पे, भारत के 19% क्षेत्र पर इसे लागू किया गया। अब देखिए कितनी चीजें आसान हैं, फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स को हमने अपने एक तरीके से सेट किया है। ठीक है, तो ये चीजें लागू, और ये एक एक जो चीज मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्थायी बंदोबस्त के अन्य नाम क्या है? इस्तेमारी बंदोबस्त है, जमींदारी व्यवस्था है। लागू 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। कितने क्षेत्र पर लागू किया? 19% क्षेत्र पर। और ये व्यवस्था भारत के, पूर्वी भारत के बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में लागू की गई। पूर्वी भारत में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के क्षेत्र में लागू की गई। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। भू राजस्व की दर क्या थी? भू राजस्व की दर थी, दो लोगों को सहयोग मिलता था, एक तो सरकार को और एक जमींदार को। इन दोनों को भू राजस्व मिलता था। सरकार का हिस्सा होता था 89%, 89%, और 2/3 भाग सरकार को 89% हिस्सा मिलता था, या 2/3 भाग इसे दिया जाता था। इसी प्रकार से जमींदार का जो हिस्सा था वो 11% था, और 1/3 भाग ये सरकार का हिस्सा था। तो ये एक व्यवस्था थी जिस वजह से ये सारी चीजें। अब एक और बात हमें करनी है, वो है कि इससे फायदा किसको हुआ, नुकसान किसका हुआ? कि 3 पहलू बनते हैं किसी भी चीज के इन व्यवस्थाओं में। एक सरकार यानी कि अंग्रेज, दूसरा जमींदार जो मालिक था वो, तीसरा पहलू बनता है कि
जो ये जमींदार हो गया, किसान, कि किसान को क्या बेनिफिट हुआ है या कोई मतलब नुकसान ही नुकसान हुआ है, तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली बेनिफिट तो क्या होंगे, नुकसान ही होंगे, क्योंकि ये जितनी भी व्यवस्थाएं इन्होंने लागू की थी वो अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए लागू की थी। तो यहाँ एक और कॉलम बना लीजिएगा आगे की लाभ किसको मिला या किस पे क्या प्रभाव पड़ा, तो प्रभाव का एक और कॉलम बनाइए, प्रभाव। तो अब प्रभाव में मैंने आपको बताया कि 3 व्यक्ति होंगे, एक अंग्रेज या सरकार, दूसरा यहां पे जो मैंने बताया था कि स्वरूप क्या है, मालिक कौन है, जमीन का मालिक, इसे आप यूं भी कह सकते हैं कि जमीन का मालिक कौन होगा, जमीन का स्वामी कौन होगा, तो सरकार, दूसरा जमींदार मालिक था, तीसरा किसान। तो सरकार है, नो डाउट सरकार को स्थायी बंदोबस्त का लाभ ही हुआ, ये जो कारण थे ये इसके लाभ भी हैं कि आमदनी का स्थायी स्रोत बन गया, भू राजस्व वसूली की खर्ची और टेंशन से आप फ्री हो, कि जो टेंशन लेगा वो जमींदार लेगा और केवल 11% के हिसाब से। दूसरा, जमींदार को सामाजिक, जमींदार के रूप में एक सामाजिक वर्ग का समर्थन ही नहीं मिल रहा था। तो ये सारी चीज़ें ले दे के कहीं ना कहीं मालिक है, इसके लिए सरकार के लाभ भी हैं ये, ठीक है। अब बात आ जाती है जमींदार। लगने में तो बहुत अच्छी चीज़ लग रही है कि जमींदार मालिक है जमीन का, बट बहुत सारे नियंत्रण उस पर रखे गए, जैसे कि 1793 में संपत्ति जब्ती अधिनियम लागू किया गया। 1794 में सूर्यास्त नियम, सूर्यास्त नियम के माध्यम से जमींदार का जमींदार पर नियंत्रण रखा गया। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो 1793 में ये कुछ ऐसे कानून थे कि आप अगर भू राजस्व को नियत समय पर नहीं जमा करेंगे तो सूर्यास्त, यानी सूर्यास्त से पहले आपको भू राजस्व जमा करना है, तभी तक आप जमीन के मालिक होंगे, अदरवाइज आपकी जमीन को जब्त कर लिया जाएगा। 1793 में संपत्ति जब्ती अधिनियम के माध्यम से और 1794 में ये, ताकि जमींदार अंग्रेजों से अधिक शक्तिशाली ना हो सके। तो ये अंग्रेजों की एक सोची समझी नीति थी कि मालिक आप ही रहेंगे, सिर्फ नाम के लिए मालिक जमींदार होगा, और जमींदार को फिर वही है कि जिम्मेदारी मिली है, मालिक वो नहीं है, क्योंकि अगर मालिक होता तो ये कानून नहीं लागू होते, कानून लागू हैं तो दैट मीन्स उस पर नियंत्रण है, ठीक है। किसान, दुर्दशा, किसानों की इस स्थायी बंदोबस्त से केवल और केवल दुर्दशा हुई है कि उसकी जो गरीबी है और कहीं बढ़ी है, क्योंकि इतनी हैवी रेट, जो टैक्स की, जो भू राजस्व की दर है वो इतनी ज़्यादा है कि उसे चुका पाना किसान के लिए संभव नहीं था। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस पूरी व्यवस्था का किसानों पर नकारात्मक इफेक्ट ही पड़ा है, नकारात्मक प्रभाव पड़ा, और स्थायी बंदोबस्त ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान ही पहुंचाया था। अब इसी क्रम में हम जो नेक्स्ट व्यवस्था है वो हम देखेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था की प्रकार, कारण, स्वरूप, वर्ष, लागूकर्ता, क्षेत्र, भू राजस्व की दर। तो इस व्यवस्था का नाम था रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था का अर्थ क्या है, यानी रैयत किसे कहा जाता है? रैयत कहा जाता है किसान को, यानी कि अब की बार जो जमीन का मालिक है वो किसे बनाया जाएगा? रैयत को, यानी कि किसान को। किसान को जमीन का स्वामी माना गया। किसान को जमीन का स्वामी माना गया। क्या कारण थे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया? इसके 2 कारण हैं। इसको हम 2 संदर्भों में पढ़ सकते हैं। एक तो बाह्य कारण,
और एक आंतरिक कारण। इन दोनों कारणों के कारण रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। बाह्य कारण क्या था? उस दौर में कुछ लिबरलिज्म की बात की जा रही थी कि मतलब मजदूरों के प्रति उदारवादी रवैया अडॉप्ट किया जाए, किसानों के प्रति उदारवादी रवैया अडॉप्ट किया जाए। तो इसी संदर्भ में उपयोगितावादी विचारधारा के कारण किसान को भू राजस्व के लिए बंदोबस्त से सीधा जोड़ा गया। तो ये एक कारण था कि किसान को भू राजस्व के लिए या किसान से सीधा भू राजस्व की व्यवस्था के लिए बंदोबस्त किया गया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो उपयोगितावादी विचारधारा के अनुसार कारण बिचौलियों की भूमिका को समाप्त कर उपयोगितावादी विचारधारा के कारण बिचौलियों की भूमिका को समाप्त कर उत्पादन कौन करता था? उत्पादन करता था किसान। तो उत्पादन से जुड़े किसानों से सीधा बंदोबस्त किया गया। ये सबसे बड़ा कारण था। उसके अलावा आंतरिक कारण क्या थे? आंतरिक कारण बहुत सारे थे। स्थायी बंदोबस्त की विफलता एक सबसे महत्वपूर्ण कारण थी कि ये एक सबसे महत्वपूर्ण कारण था जिस वजह से स्थायी बंदोबस्त को वो किया गया। दूसरा, अगर आप बात करें, वो जो व्यवस्था थी वो पूर्वी भारत में लागू की गई थी। तो दक्षिणी भारत की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि जिस वजह से जमींदारी व्यवस्था को वहां पे लागू किया जाए। दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण ये था कि दक्षिणी भारत में वो जो जमींदार वर्ग था वो बिल्कुल उपस्थित नहीं, अनुपस्थिति थी। यानी कि वहाँ कोई भी ये जिम्मेदारी लेने को ही तैयार नहीं था। सबकी स्थिति लगभग एक जैसी थी। तो दक्षिणी भारत में जमींदार वर्ग की अनुपस्थिति थी, ये भी एक कारण रहा है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से, तो आंतरिक कारण ये थे। तो पहला कारण क्या है? स्थायी बंदोबस्त की एक सीमा तक विफलता, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा कारण है कृषि का वाणिज्यीकरण कारण, ये दूसरा कारण है, सबसे महत्वपूर्ण कारण है। आगे हम इस टॉपिक को अलग से पढ़ेंगे कि कृषि का वाणिज्यीकरण का अर्थ क्या है, सामान्य संदर्भों में क्या अर्थ है, ब्रिटिश शासन के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है, भारत के संदर्भ में इसका अर्थ क्या है। तो इसको हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। अभी आप याद रखिए कि कृषि का वाणिज्यीकरण भी रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। उसके अलावा दक्षिणी भारत की तो ये कारण है स्थायी बंदोबस्त की एक सीमा तक विफलता। दूसरा कारण है कृषि का वाणिज्यीकरण। तीसरा कारण है दक्षिणी भारत की भौगोलिक विभिन्नता। और चौथा जो कारण है वह दक्षिण में जमींदार वर्ग की अनुपस्थिति। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिस वजह से ये सारी इस कारण से रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। जमींदारी का स्वरूप मैं बता चुका हूँ कि किसान इसमें ये थे। ये व्यवस्था 1792 में कर्नल रीड ने लागू की थी, एक प्रायोगिक तौर पे तमिलनाडु के बारामहल जिले में।
तो एक तो हो गए कर्नल रीड, और इन्होंने लागू कहां पे की थी? तमिलनाडु के बारामहल जिले से इसे लागू किया गया था। जब ये प्रयोग सफल रहा तो उसके बाद 1820 में मुनरो जो कि मद्रास के गवर्नर जनरल थे, इन्होंने इस व्यवस्था को मद्रास प्रांत में लागू किया। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उत्तरी क्षेत्र में मुनरो जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, द्वारा लागू किया गया। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा तो कर्नल रीड और मुनरो ने इसको लागू किया था। कहाँ पे लागू किया गया है ये मैंने आपको बता दिया। तो यानी दक्षिणी भारत का क्षेत्र है जहाँ पे ये लागू की गई है। अब बात की जाए कि कितने क्षेत्र पर ये लागू की गई थी। ये 51% क्षेत्र पर लागू की गई थी। वो जो थी वो 19% क्षेत्र, भारत के 19% क्षेत्र पर ये व्यवस्था लागू की गई थी। लेकिन ये जो व्यवस्था है ये भारत के 51% क्षेत्र पर लागू की गई है। भू राजस्व की दर सामान्यतः 50% से अधिक, हालांकि 50% थी, लेकिन 50% थी दर, लेकिन सामान्यतः इससे अधिक थी। परंतु वास्तविकता में यह दर इससे अधिक थी। तो ये एक व्यवस्था थी जिसे हमने लागू किया। तो यहाँ पे भी ये चीज़ है। अब बात आ जाती है जो चौथी चीज़ है कि नुकसान किसको हुआ, फ़ायदा किसको हुआ। तो प्रभाव मैं बता देता हूँ। प्रभाव की बात करूँ तो किसानों की तो और ज़्यादा दुर्दशा हुई। बस फ़र्क ये था कि अब उनकी सीधा दुर्दशा होने लगी थी कि अंग्रेज सीधा वसूली करते थे तो सीधा उनके संपर्क में आए। अंग्रेज, नो डाउट अंग्रेजों को हमेशा या सरकार को हमेशा फ़ायदा ही रहा है। कोई भी व्यवस्था लागू करे सरकार सोच समझ के अपने फ़ायदे के लिए लागू कर रही थी, तो उसे ये इस व्यवस्था का फ़ायदा हुआ है। ठीक है। तो अंग्रेज हो गए, किसान वर्ग, क्योंकि मालिक ज़मींदार रैयत वही था, तो ऑब्वियस सी बात है उसको नुकसान ही रहा है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ रही है। उसके अलावा इसको बाद में एक और जगह भी लागू किया गया। 1825 में बम्बई में एल्फिंस्टन द्वारा लागू किया गया था। बम्बई में 1825 में एल्फिंस्टन द्वारा इसे लागू किया गया था। इसी प्रकार से उसके लिए स्थायी बंदोबस्त को भी और 2 जगह लागू किया गया था। देखिए, मद्रास के उत्तरी क्षेत्र में इसे लागू किया गया, तो यानी कि बाकी क्षेत्र में, मद्रास जिले में भी उसे लागू किया गया था स्थायी बंदोबस्त को। एक पॉइंट तो वहां लिख लीजिएगा। दूसरी चीज, वाराणसी में जोनाथन डंकन द्वारा, वाराणसी में जोनाथन डंकन द्वारा इसे लागू किया गया था। तो इस प्रकार से मोटे तौर पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये 2 व्यवस्थाएं हमने कर लिया। अब हम तीसरी व्यवस्था पे चलते हैं, महालवाड़ी व्यवस्था। तीसरी चीज, महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था। अब ये जो महालवाड़ी व्यवस्था, महाल का मतलब होता है गांव, यानी कि ये जो व्यवस्था है यहाँ पे मालिक कौन होगा, स्वरूप कौन होगा, पूरा गांव मालिक होगा। पूरे गांव से सामूहिक उत्तरदायित्व के तहत वसूली की जाती थी। भू राजस्व की वसूली का जिम्मा था, सामूहिक उत्तरदायित्व। अब ये व्यवस्था क्या कारण था कि यहाँ पे लागू की गई, ये महालवाड़ी व्यवस्था क्यों लागू की गई? तो इसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है महालवाड़ी व्यवस्था के पीछे, कि जहाँ पे ग्राम समुदाय
बहुत ज़्यादा वहाँ सामूहिक एकता थी, तो इस वजह से वहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व के निर्धारण के तहत ये व्यवस्था लागू की गई है। तो ये इसका सबसे बड़ा कारण था। मौलिक परिस्थितियों के अनुसार जहाँ लंबे समय से ग्राम समुदायों का व्यापक प्रभाव था, इसलिए सामूहिक उत्तरदायित्व के तहत महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। ये एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरी चीज़, अब वसूली किससे की जा सकती थी? ऐसा तो नहीं है कि पूरे गांव को इकट्ठा करके वसूली, नहीं। सामूहिक उत्तरदायित्व के द्वारा जो ग्राम समुदाय का, गांव का एक प्रतिनिधि होता था, जिसे नंबरदार या लंबरदार कहा जाता है, उसको वसूली के लिए उत्तरदायित्व था उसका, वो वसूली करके देता था। सामूहिक उत्तरदायित्व के तहत गांव का प्रतिनिधि अर्थात नंबरदार या लंबरदार के माध्यम से भू राजस्व की वसूली होती थी। ये है। बात आ जाती है कि ये व्यवस्था लागू कब की गई। उसको लागू किया गया था 1793 में स्थायी बंदोबस्त को। ये जो व्यवस्था थी ये 1792 में कर्नल रीड द्वारा लागू की गई थी। 1820 में इसे मुनरो द्वारा, इसे 1819 में लागू किया गया। और इसको लागू करने वाले व्यक्ति कौन थे? दो व्यक्ति थे, एक हॉल्ट मैकेंजी और एक मार्टिन बार्ड। हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बार्ड, ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें लागू किया गया। इन्होंने इस व्यवस्था को लागू किया, हॉल्ट मैकेंजी ने और मार्टिन बार्ड ने। ठीक है जी। क्षेत्र कहाँ था? हॉल्ट मैकेंजी ने अपने प्रशासनिक अनुभवों के कारण इसे पश्चिमोत्तर भारत में लागू किया गया, और हॉल्ट मैकेंजी को ही इस महलवाड़ी व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। दूसरी चीज, मार्टिन बार्ड ने उत्तर भारत में महलवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय दिया जाता है, इसलिए उन्हें उत्तर भारत में महलवाड़ी व्यवस्था का पिता कहा जाता है कि इन्होंने उत्तरी भारत में इसको लागू किया था। उत्तर भारत में मार्टिन बार्ड ने इसे लागू किया तथा इस कारण से इसे उत्तर भारत में महलवाड़ी व्यवस्था का पिता कहा जाता है। तो ये व्यवस्था इन्होंने यहाँ पे लागू की थी। अब बात करते हैं भू राजस्व की दर। शुरू में 66% थी भू राजस्व की दर, लेकिन बाद में इसे बेंटिक ने 60% कर दिया। प्रतिशत कर दिया। और हालांकि सामान्य मतलब ये कहीं कहीं किया गया था कि इसे 60% भी बेंटिक ने कर दिया था, लेकिन सामान्यतः देखा जाए तो इसकी जो दर थी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग थी, लेकिन ओवरऑल इसकी दर फिर भी 50% से अधिक थी। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये सारा व्यवस्थाएं की गई। तो ये था आपका तीनों, तो यानी कि कृषि के 3 स्वरूप थे जिनको आज हमने किया। एक तो रैयतवाड़ी, एक महलवाड़ी, एक स्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी। तो ये फर्क था जिसकी वजह से भू राजस्व क्षेत्रीय विभिन्नताओं के अलग अलग अनुसार इस तरीके से यहाँ से लिया जाता था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने करवाया। यहाँ से ये जो टेबल है कम से कम भी 7 से 10 क्वेश्चन हर एग्जाम में, बेशक वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, एनटीपीसी का हो, जो भी है उसमें आता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। फिर से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि लाइक कमेंट शेयर करते रहें, और आपका एक लाइक कमेंट शेयर हमें मोटिवेशन देता है। मैंने हमेशा कहा है कि ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं मोटिवेशन के लिए कर रहे हैं, इससे कोई आमदनी मुझे नहीं हो रही, बट स्टिल लोगों को इसका बेनिफिट मिले। डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने में ये एक छोटा सा हमारा सहयोग है। तो इसी आशा के साथ मैं अनिल कुमार आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।